हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल SR स्टडी नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो हमारा क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। इस वीडियो के माध्यम से हम कार्बन तथा उसके यौगिक चैप्टर का बिल्कुल जानकारी फ्री में लेंगे और आसानी से लेंगे। आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको 100% समझ में आएगा। और दोस्तों, हम बता दें आपको कि ये वीडियो के अंदर इस तरह से समझाया जाता है, आपको नोट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप चाहे तो कॉपी लेकर के बैठें और अपने कॉपी के अंदर इसका नोट्स बना लें। आप इस नोट्स को घर पे बैठ के पढ़ें, आपको 100% समझ में आएगा। और साथ ही साथ जहां दिक्कत होगा आप वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा सहसंयोजी आबंध यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड। इसको समझने की कोशिश करें और हम इतना भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि आप कृपया कॉपी लेकर के बैठें और अपने कॉपी पर इसका सेम टू कॉपी आप उतार लें। आपको बहुत सहायता मिलेगा, आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के कम से कम एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले बंधन को सहसंयोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? दो इलेक्ट्रॉन के कम से कम एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले प्रबंधन को सहसंयोजी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? सहसंयोजी कहते हैं। तो इसी तरह से अगर आप देखते रहेंगे ना, समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, 100% समझ में आएगा। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। नोट में कुछ बातें हैं, इसको आप आसानी से लिख लीजिए। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतराअणुक मतलब अंदर की ओर से बल कम होता है। क्या होता है? बल कम होता है। इलेक्ट्रॉन्स के युग्म के साझेदारी के आधार पर सहसंयोजी आबंध 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। नंबर 1 में है एकल सहसंयोजी आबंध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और दूसरा नंबर पे है द्विसहसंयोजी आबंध और तीसरा नंबर पे है त्रिसहसंयोजी आबंध। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं। अगर यहाँ तक आ गया तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आपको आगे भी समझ में आएगा। तो चलिए 1 नंबर में जो अभी देखे एकल सहसंयोजी आबंध, ये क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको आसानी से समझ लेते हैं। जब दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो उसे एकल सहसंयोजी आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? एकल सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जैसे कि आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है, ये भी आप आराम से देख लें। हाइड्रोजन अणु का बनना, हाइड्रोजन अणु जो बनता है ये किस तरह से बनता है? H+H मतलब H2। क्या होता है? H2। इस तरह से एक बॉन्ड इसका है, ये सहसंयोजी बॉन्ड बनाया है। एक बॉन्ड इसका और एक बॉन्ड इसका, मतलब दोनों बॉन्ड है, एक इसमें भी है एक इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे भी 2 इसके साथ है 2 इसके साथ है, मतलब ये साझा करके बनाया है। क्या करके बनाया है? साझा करके बनाया है। तो ये साझेदारी का इलेक्ट्रॉन है। क्या है? साझेदारी का इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से कुछ ये भी एग्जाम्पल है क्लोरीन का, आप इसको भी देख लें आराम से, क्लोरीन। और दूसरा नंबर पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विसहसंयोजी आबंध। दो परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। कितना इलेक्ट्रॉन का साझा होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। इसे द्विसहसंयोजी आबंध कहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो द्विसहसंयोजी, और एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो एकल सहसंयोजी आबंध होता है। तो इसका भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि ऑक्सीजन अणु। क्या? ऑक्सीजन अणु को हम लोग O2 कहते हैं। क्या कहते हैं? O2 कहते हैं। ऑक्सीजन अणु का बनना, ये भी 2 करके साझा किया है। 2 इसके साथ है मिला हुआ और 2 इसके साथ मिला हुआ है। तो इस तरह से ये भी एग्जाम्पल है, आप इसको भी देख लें और इसको भी आराम से समझ लें। तो दोस्तों, तीसरा नंबर पे है जो कि ये टॉपिक का लास्ट टॉपिक है, त्रिसहसंयोजी आबंध। जब 2 परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉन्स का साझा होता है तो उसे त्रिसहसंयोजी आबंध कहते हैं। अभी हमने एकल सहसंयोजी के बारे में बात किया और द्विसहसंयोजी के बारे में बात किया और साथ ही साथ त्रिसहसंयोजी आबंध के बारे में बात किया, जो कि अलग अलग परमाणुओं के साथ जुड़ करके मतलब साझा करके वो क्या बनाता है? सहसंयोजी आबंध बनाता है। तो ये त्रिसहसंयोजी आबंध का एग्जाम्पल है।
नाइट्रोजन अणु। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 3 अणु मिल करके 3 अणु इसको दिया, ये भी 3 अणु इसको दिया, मतलब 3 दोनों में है। 3 3 6 है, 6 इसके साथ है, 6 इसके साथ है, 3 इसका है और 3 इसका है, दोनों मिला करके 3 3 ये कर करके मतलब साझा कर करके क्या बनाया, नाइट्रोजन बनाया। इस तरह से अब अगला टॉपिक है, निम्नलिखित अणु के इलेक्ट्रॉन्स बिंदु संरचना को दर्शाएं। क्या दर्शाएं? बिंदु संरचना को दर्शाएं। ये आप देखें, H2O यानी कि जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 H2S PCl3, ये भी आपके सामने कुछ एग्जाम्पल के साथ बताया गया है। और इसको इस तरह से मतलब इस तरह से हम लोग समझा रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। नोट्स के साथ समझाने का एक ही सिद्धांत होता है कि आपके पास नोट्स भी हो जाए और साथ ही साथ आपको 100% समझ में भी आ जाए। तो ये एग्जाम्पल है, आप इसको भी अपने कॉपी पे लिख दीजिए। अगला टॉपिक है मेरा सहसंयोजक यौगिक। क्या? हाँ, सहसंयोजक यौगिक यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड। क्या? कोवेलेंट कंपाउंड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड, हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक यौगिक। परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन्स के साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाले यौगिक को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। दोस्तों YouTube पे आपको बहुत ऐसा चैनल मिलेगा जिसमें आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, लेकिन वीडियो ऐसा रहेगा आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो का कोई एक अंत नहीं होता है। जो टॉपिक उठाया उस पर बात कर लिया, आपको इसलिए समझ में नहीं आता। अगर आपको टॉपिक वाइज समझाया जाए, एक वीडियो में हर एक टॉपिक को लिया जाए, तो आपको समझ में आएगा और नोट्स भी आपके पास हो जाएगा। आपके पास बहुत अच्छा चांस है ये नोट्स के साथ समझने का। अब नोट में कुछ बातें हैं जो कि एग्जाम से 100% उम्मीद होता है टकराने का। सहसंयोजक यौगिक में केवल अधातु परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? केवल अधातु परमाणु होते हैं। और अगला टॉपिक, सहसंयोजक यौगिकों की विशेषताएं। सहसंयोजक यौगिक जो है, इसका विशेषता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसको भी आगे देख लेते हैं, हम लोग आगे समझ लेते हैं। 1 नंबर पे समझने की कोशिश करेंगे। सहसंयोजक यौगिक प्रायः वाष्पशील यानी कि द्रव या गैस होते हैं। क्या होते हैं? द्रव या गैस होते हैं, लेकिन कुछ ठोस भी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ ठोस भी होते हैं। क्योंकि सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं द्वारा बने होते हैं, जिससे इन अणुओं के बीच मौजूद आकर्षण बल आयनिक यौगिकों के आयनों के बीच वाले आकर्षण बल की तुलना में काफी कमजोर होते हैं। इसलिए सहसंयोजक यौगिक द्रव या गैस होते हैं। क्या होते हैं? द्रव या गैस होते हैं। द्रव या गैस सहसंयोजक यौगिक क्यों होते हैं, उसके बारे में भी बात हो गया। तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन छिपा हुआ है, अब इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला है दूसरा नंबर पे, सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं, क्योंकि इनके अणुओं के बीच स्थित अंतराणुक आकर्षण बल कमजोर होता है, जिसे तोड़ने के लिए कम उष्मा ऊर्जा की जरूरत होती है। इसी कारण सहसंयोजक यौगिकों की द्रव्यनांक तथा क्वथनांक प्रायः निम्न होते हैं। तीसरा नंबर पे है, जो कि लास्ट है, आप इसको भी समझ लें। सहसंयोजक यौगिक जल में अविलय लेकिन कार्बन विलायकों में प्रायः विलय होते हैं। क्या होते हैं? विलय होते हैं, लेकिन ग्लूकोज यूरिया जैसे सहसंयोजक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। और चौथा है, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि ये उदासीन अणुओं से बने होते हैं। कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि ये उदासीन अणुओं से बने होते हैं, लेकिन आयनों से नहीं। अगला टॉपिक है हमारा अपर रूप एलोट्रोप। अपर रूप को इंग्लिश में बोलते हैं एलोट्रोप। जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विभिन्न रूपों में पाया जाता है, तो इस घटना को अपरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अपरूपता कहते हैं। और उस तत्व के विभिन्न रूप की अपर रूप होते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अपर रूप कहते हैं। अलग अलग रूप को अपर रूप कहते हैं। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। कितने अपर रूप होते हैं? कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, जैसे कि डायमंड, इसको हम लोग हीरा के नाम से जानते हैं। और दूसरा है ग्रेफाइट, और तीसरा है फुलेरेंस। क्या है? फुलेरेंस।
तो दोस्तों ये तीनों को आप समझ लीजिए एक एक करके। तो चलिए डायमंड के बारे में बात करते हैं, हीरा के बारे में। हीरा में कार्बन परमाणु त्रिविमीय मतलब 3D संरचना के रूप में सजे होते हैं, जिनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजन बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। हीरा का भौतिक गुणधर्म, यह विद्युत तथा उष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत तथा उष्मा का कुचालक होता है। यह सबसे अधिक कठोर होता है। और दूसरा ग्रेफाइट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अब ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से एक तल में सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़कर षटकोणीय वलय बनता है, जो परतों में व्यवस्थित होते हैं। जैसे कि दोस्तों आपके सामने ये कुछ चित्र के साथ एग्जाम्पल के साथ दिया गया है, आप इसको भी आसानी से देख लें। तो चलिए अब ग्रेफाइट का भौतिक गुणधर्म को समझते हैं हम लोग। ग्रेफाइट का भौतिक गुणधर्म 1 नंबर में समझने की कोशिश करेंगे। ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है। क्या होता है? चिकना तथा फिसलनशील होता है। और दूसरा नंबर पे है यह विद्युत का कुचालक होता है। यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया है तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आगे भी आसानी से समझ में आएगा और आया होगा यहाँ तक। तो चलिए अब फुलेरेंस के बारे में बात करते हैं। फुलेरेंस क्या होता है इसको समझिए। यह भी कार्बन का एक अपर रूप है। क्या है? फुलेरेंस भी एक कार्बन का अपर रूप है। सबसे पहले C60 वाले फुलेरेंस की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में सजे होते हैं। किसके रूप में सजे होते हैं? फुटबॉल के रूप में सजे होते हैं। C60 फुलेरेंस की संरचना अमेरिकी यानी कि आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद है। गुंबद के समान लगते हैं। क्या लगते हैं? गुंबद के समान लगते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ तक बात कर चुके हैं। अब इससे जो अगला टॉपिक होगा वो हम अगले वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो मेरा बहुत लंबा हो चुका है। और इस चैप्टर को 2 वीडियो में हम लोग बांटेंगे। ये पहला वीडियो है और जो सेकंड वीडियो आएगा वो यहीं से स्टार्ट होगा फुलेरेंस से, और यहीं पे खत्म हुआ है। तो चलिए आप लोग अगर यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो अगले वीडियो इसका भी कृपया करके देखें और उसको भी आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो